हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अमित सिन्हा। दोस्तों, आज फिर मैं एसएससी सीजीएल का पीटी का एक बेहतरीन सेट लेकर आया हूं। इसमें भी देर आर 25 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो विदाउट एनी डिले चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो आइए दोस्तों इसे बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है सो इसमें हमको ठीक एक जैसा यानी सिनोनिम्स वर्ड कह रहा है कि विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग, कि कौन सा इसका बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग करता है। पहला वर्ड है जुबिलेंट। जुबिलेंट का मतलब होता है खुशी। इसको हम लोग जॉय भी कहते हैं या हैप्पीनेस भी कहते हैं। इसका जो बेस्ट जो सिनोनिम्स वर्ड यूज किया जाता है ट्रियम्फेंट, TRIUMPHANT, ट्रियम्फेंट, विजयी होने वाला, खुशी का माहौल, है ना। दूसरा वर्ड इसको हम इसका एक क्रैंक, CRANK, क्रैंक भी इसका सिनोनिम्स है। याद रखेंगे, क्रैंक, ट्रम्फेंट, जॉय, यह सब क्या है, जुबिलेंट का सिनोनिम्स वर्ड है। ये जुबिलेंट मीन्स जॉय या खुशी या ट्रम्फेंट या क्रैंक। देखिए दोस्तों, इसका सेम वर्ड हम लोगों को ढूंढना है। सोम्बर, सोम्बर का मतलब होता है दुखित होना यानी सैड होना, सैड होना। डिजेक्टेड का मतलब भी दुखी होना या सैड होना, दुखी या सैड। जॉकुलर, जॉकुलर का मतलब हो जाता है मजाकिया, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं मजाकिया, यानी एक प्रकार का मजाकिया, मजाक करने वाला। ह्यूमरस भी इसको कहते हैं। और रिजॉइसिंग का मतलब होता है कि आनंद देने वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। इसको हम लोग जॉयफुल या फिल्ड विथ हैप्पीनेस, कि हैप्पीनेस से भरा हुआ। तो इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमको इसका एंटोइन, ठीक अपोजिट दोस्तों ढूंढना है। अपोजिट इन द मीनिंग, अपोजिट मीनिंग हो तो करेज का मतलब होता है साहस, या इसको हम लोग उत्साह भी कहते हैं यानी साहस, बहादुरी। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब साहस। मेंटल स्ट्रेंथ यानी फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ को हम लोग साहस कहते हैं यानी करेज। इसका सिनोनिम्स हम लोग ब्रेव या ब्रेवरी, डेयर, साहस, गैलेंट्री या गैलेंट भी कहते हैं इसको। गैलेंट्री तो वो अलग चीज हो गया, इसी का है गैलेंट्री का गैलेंट। गैलेंट का मतलब होता है साहस, अदम्य साहस से भरा हुआ चीज को, व्यक्ति को हम लोग गैलेंट कहते हैं। गैलेंट, डेयर, ब्रेव, स्ट्रेंथ, यह सब जो है सो करेज के सिनोनिम्स हैं। आइए दोस्तों देखते हैं इसका ब्रेवरी, तो ठीक साहस इसका सिनोनिम्स हो गया, एक जैसा हो गया। वीकनेस मतलब कमजोरी, कमजोरी। फियर मतलब भय। कावर्डाइज का मतलब होता है कि डरपोक होना। तो इसका आंसर दोस्तों यही होगा, जो डरपोक है कावर्डाइज है, इसलिए इसका आंसर दोस्तों सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सा वर्ड जो है सो करेक्टली स्पेल्ड किया गया, यानी सही सही लिखा गया है। लिखा गया है यहाँ पर, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को ढूंढना है। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है सो यहाँ पर देखेंगे ए नंबर में इसका है कॉमेंसुरेट का मतलब होता है एक समान अनुपात में, यानी एक फिक्स्ड रेशियो में। इसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड रेशियो में या समान अनुपात में, समान अनुपात में यानी कॉमेंसुरेट। याद रखेंगे COMMENSURATE। राइट मीनिंग इसका दोस्तों ये है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड आउट एरर्स, कि निम्नलिखित में से कौन सा एरर है, इसको फाइंड आउट करना है। तो आइए दोस्तों हम लोग बनाते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। ध्यान में देखेंगे कि ही वॉज नॉट एबल टू, वह एबल टू नहीं था कंसंट्रेट करने के लिए। 2 + V1 का प्रयोग किया है, बिल्कुल सही है कि ही वॉज नॉट एबल टू कंसंट्रेट, कंसंट्रेट करने के एबल में नहीं था। देखिए दोस्तों पास्ट टेंस में बनाया है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि, बिकॉज ऑफ क्योंकि द कंटिन्यूअल म्यूजिक बिंग प्लेड नेक्स्ट डोर, कि नेक्स्ट डोर पर जो है सो लगातार कंटिन्यूअस जो है सो म्यूजिक प्ले हो रहा था। तो याद रखना है कि बिंग या हैविंग के बाद जो है सो V3 का प्रयोग करते हैं। याद हो गया, बी का बिंग बना है, V4 है, हैव का हैविंग बना है। तो कंटिन्यूअल म्यूजिक नहीं होता, यहाँ पर थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट दे दिया है। यहाँ पर होना चाहिए कंटिन्यूअस म्यूजिक बज रहा था लगातार। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस म्यूजिक। तो आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बी। आगे बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा शब्द दिया है कि स्टिल वाटर्स रन डीप। यह एक जो है सो कहावत है दोस्तों। इसका मतलब होता है कि गहरा जल शांत या विनम्र होता है, यानी जिस जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वह शांत होता है। इसको कह सकते हैं गहरा जल शांत होता है।
वाटर में जनरली एस नहीं लगाते हैं ये, लेकिन वाटर में यदि एस लगता है तो इसका मतलब हो जाता है सागर या महासागर, है ना, कि सागर जो है सो बहुत गहरा होता है, कभी भी अपने तटों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है दोस्तों। जैसा कि भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तो हम लोगों को सागर होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। स्टिल वाटर का, स्टिल का मतलब यहाँ हो जाएगा शांत, यहाँ का होगा स्टिल वाटर्स रन डीप, वाटर्स का मतलब सागर महासागर, इसलिए इसका एरर दोस्तों कोई एरर नहीं है कि रन डीप यानी गहरा जल शांत होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, द जॉब इज अंडर द डायरेक्ट ऑफ मिस्टर जोन्स, मिस्टर जोन्स के अंडर में जॉब है, तो डायरेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, अंडर द डायरेक्शन, किसी के दिशा निर्देश में, है ना, किसी के गाइडेंस में, इसको कह सकते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ मिस्टर जोन्स। तो जॉब इज अंडर द गाइडेंस होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, बल्कि यहाँ होगा डायरेक्ट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, डायरेक्शन। तो यही दोस्तों आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल करना है कि कौन सा वर्ड जो है सो दोस्तों एप्रोप्रिएट होगा, है ना, मीनिंगफुल होना चाहिए। पोर का मतलब होता है उड़ेलना, जैसे कि चाय बनाते हैं ना, तो चाय में ऊपर से पानी को क्या करते हैं, डालते हैं, तो यह जो डालना है, उड़ेलना इसको बोलते हैं पोर करना, POUR, पोर मतलब डालना या उड़ेलना। पोर द जूस डैश द ग्लास, तो याद रखेंगे पोर के साथ जो है सो इनटू का प्रयोग करते हैं किस मिलाने के संदर्भ में, पोर इनटू, याद रखें, पोर इनटू शुगर, पोर इनटू शुगर, पोर द शुगर, पोर ऐसे लिखेंगे हम लोग, पोर सम शुगर इनटू द टी, कि टी में कुछ शुगर को यानी चीनी को आप डालें, तो पोर के साथ क्या लगाते हैं, इनटू, याद रखेंगे पोर इनटू, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। ऑन टू मतलब कोई शब्द नहीं है ऊपर, इन का मतलब होता है में, किसी सीमा में, किसी बंद एरिया में इनका प्रयोग करते हैं। ऑन का प्रयोग दोस्तों हम लोग करते हैं सरफेस एरिया में, जैसे ऑन द टेबल, ऑन द रूफ, छत पे, है ना। तो याद रखेंगे चूंकि जब सरफेस एरिया टच होता है, जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ तो ऑन दी बोर्ड है ना, ऑन दी बोर्ड, तो ऑन का प्रयोग करते हैं सरफेस एरिया में, और इन का प्रयोग करते हैं बंद एरिया में। जैसे हमारे पॉकेट में 10 रुपये हैं तो पॉकेट बंद है, इनका प्रयोग करेंगे। भारत में जो है सो 29 राज्य हैं, तो हम लोग इन इंडिया कहेंगे, चूँकि भारत क्या है, बॉर्डर से घिरा हुआ है, तो याद रखेंगे जो कि बॉर्डर वाला एरिया है, बंद क्षेत्र, उसमें इनका प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आई हैव बीन डैश दिस प्रॉब्लम सिंस नून, मैं जो हूँ नून से यानी कि दिन से इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ। तो आई हैव बीन डैश दिस प्रॉब्लम, तो यहाँ पर कहना चाह रहा है कि फेस नहीं बल्कि इस समस्या पर मैं काम कर रहा हूँ। हैव बीन के बाद V4 का प्रयोग करते हैं, तो देखिए वर्किंग सब में है, वर्किंग। अब यहाँ देखेंगे कि प्रॉब्लम के साथ किसका प्रयोग करते हैं, वर्किंग के साथ किसका प्रयोग करते हैं, तो वर्किंग इनटू नहीं, वर्किंग ऑन होता है कि किसी काम पे, यानी वर्किंग ऑन दी प्रॉब्लम के काम पे मैं काम कर रहा हूँ। विथ का प्रयोग किसी व्यक्ति के साथ करते हैं, वर्क विथ किसी व्यक्ति के साथ, जैसे राम के साथ काम कर रहे हैं। वर्किंग फॉर किसी पर्पस के लिए, जैसे जॉब के लिए काम कर रहे हैं, है ना, जॉब के लिए काम कर रहे हैं, सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, उसमें वर्किंग फॉर का प्रयोग करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं तो याद रखेंगे वर्किंग ऑन दी प्रॉब्लम। सुषमा हैज़ अ डीप डैश फॉर ड्रंकार्ड्स, ड्रंकार्ड्स का मतलब जो शराबी है, शराबी व्यक्ति के लिए सुषमा के दिल में या सुषमा क्या रिएक्शन करती है, तो उसके लिए उसको घृणा है। तो देख लीजिए हेट है, हेटेड है और हीटिंग है। अब देखिए हीटिंग जिरंड हो गया, जिसको V4 कहते हैं, नाउन भी कहते हैं। हेट यहाँ वर्ब हो गया, मैं घृणा करता हूँ, ये हेट वर्ब हो गया। हेटर्ड ये घृणा हो गया, और हेटेड ये V3 हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ कह रहा है सुषमा हैज़ अ डीप, चूंकि इसके बाद वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, हैज़ अ डीप डैश, गहरा क्या है, तो घृणा हेटर्ड है, जैसे डीप एडजेक्टिव हो गया ना, तो एडजेक्टिव के बाद इस साइड हम लोग नाउन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर जो है सो आप लगाएंगे ए, हेटर्ड यानी घृणा है। तो इसका आंसर दोस्तों ये होगा, हेटिंग नहीं लगाएंगे, हेटिंग लगाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ध्यान देना है कि हेटर्ड आंसर इसका होगा। आगे बढ़ते हैं, इडियम्स एंड फ्रेज दिया गया है, बड़ा अच्छा शब्द में इसको एनालिसिस करने का प्रयास किया गया है। इट इज़ वेरी कॉमन यूज, इडियम्स एंड फ्रेज। काउच पोटैटो, वन ऑफ द बेस्ट वर्ड विच हैज़ बीन रैपिडली यूज्ड बाय SSC। काउच पोटैटो का मतलब होता है टीवी देखने का आदी होना, टीवी देखने का आदी होना, हैबिचुअल ऑफ वॉचिंग टेलीविज़न। तो अब इसमें देखिए कहीं पर इसका आंसर दिया गया है, तो इसका आंसर दोस्तों राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, अ पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो प्रीफर करता है
वॉच टेलीविज़न को वॉच करना, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ए में कह रहा है एन ओल्ड पर्सन, एक बूढ़ा व्यक्ति हु हैज़ ओल्ड फैशनड आइडियाज़, जिसके पास पुराना फैशनड आइडियाज़ विचार है, ये नहीं होगा। अ पर्सन हु डज़ नॉट सीम्स वेरी फ्रेंडली, जो फ्रेंडली व्यक्ति नहीं है, ये भी नहीं होगा, और ये वाला भी नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कैरी द बॉल, कैरी द बॉल का मतलब होता है कि बॉल को कैरी करना कह रहा है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का जो है सो प्रभार लेना, चार्ज लेना, जिम्मेवारी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू टेक ऑब्लिगेशन ऑफ समथिंग। तो बी इन चार्ज, चार्ज में है, जैसे कि किसी पार्टिकुलर डिपार्टमेंट का चार्ज किसको दिया गया है कि आप उसका निर्वहन करें, तो इसका होगा प्रभार लेना, यानी बीइंग इन चार्ज। डेकोरेट द बॉल, बॉल को डेकोरेट करना नहीं होगा। डिसीजन लेना नहीं होगा। बी इन होस्टिस में होना, ये भी दोस्तों नहीं होगा, इसलिए होगा इसका बी इन चार्ज। टर्न डाउन जो है बहुत ही पॉपुलर वर्ड है। टर्न डाउन द एप्लीकेशन, द रिक्वेस्ट, द प्ले, मतलब आवेदन को टर्न डाउन किया गया, यानी खारिज कर देना, खारिज या रिजेक्ट कर देना, टर्न डाउन। याद रखेंगे, जैसे खास करके जो एप्लीकेशन होता है या जो बिल होता है, उसको जो है सो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, खारिज कर देता है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसका प्रयोग बार बार किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ टर्न डाउन दी बिल या एप्लीकेशन या रेजोल्यूशन जो भी है। तो सब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। आइए देखते हैं कहाँ पर इसका आंसर रिजेक्ट दिया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा रिजेक्ट। राइट आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सा वर्ड जो है सो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हो सकता है, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि कौन मीनिंग जो है सो इसका दे सकता है, सब्स्टिट्यूट है। कह रहा है कि वैसा व्यक्ति, वन मतलब कोई भी, हु जो कॉपीज़ फ्रॉम दी अदर राइटर्स, कि दूसरे राइटर्स के का कॉपी करता है कोई व्यक्ति, तो उसको क्या कहते हैं, यानी किसी दूसरे के आइडियाज़ को यदि आप कॉपी कर लेते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। बड़ा अच्छा सो इसमें दोस्तों दिया गया है। देख लीजिए, एक वर्ड है इसमें प्लेगियरिस्ट। प्लेगियरिस्ट का मतलब होता है कि आइडिया या कॉपी चुराने वाला, जैसे आइडिया या कॉपी, किसी का कोई विचार है उसको चुराने वाला। ऐसे कहा जाता है कि फेसबुक का जो हेड है मार्क जुकेरबर्ग, वह उस आइडिया को किसी अपने फ्रेंड से जो है सो उसको चुराया था। तो इसी तरह से कोई आइडिया कोई दूसरे को कॉपी कर लेता है, तो उस संदर्भ में इसका प्रयोग करते हैं प्लेगियरिस्ट। प्लेगियरिस्ट मतलब आइडिया या कॉपी को चुराने वाला। एक बड़ा ही अच्छा शब्द है प्लोरिस्ट। इसका मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार का, जो कह सकते हैं कि विचारों को मानने वाला, टू फॉलो डिफरेंट बिलीव्स एंड रिलीजन्स, विभिन्न विचारों को मानने वाला, विभिन्न बिलीफ्स को मानने वाला को उसको हम लोग बोलते हैं प्लोरिस्ट। इमिटेटर का मतलब होता है नकल करने वाला, जिसे किसी का कॉपी करता है ना, जैसे कि किसी का कॉपी करना, कॉपी या नकल करना। जैसे अमिताभ बच्चन का इमिटेट करते हैं, उसकी नकल करते हैं, उसकी आवाज़ के, उसके वॉइस का जो है सो नकल करते हैं, तो वो इमिटेटर यानी करने वाला नाउन है। और कॉपी कैट का मतलब होता है वेशभूषा से कॉपी करना, वेशभूषा से कॉपी करना, है ना। किसी का व्यवहार, जैसे कि अमिताभ बच्चन का व्यवहार का कॉपी कर रहे हैं, उसका ड्रेस, बाल का, हेयर स्टाइल्स का, उस तरह का कॉपी करते हैं। ड्रेस का कॉपी खास करके कॉपी कैट कहलाता है। इसका मतलब भी कॉपी करना। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सी आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। थिंग्स दैट कैन बी फेल्ट और टच, कि वैसा थिंग जिसको आप फील कर सकते हैं, फेल्ट बी के बाद भीतर लगाया है, या टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? पेंडेमिक का मतलब तो होता है महामारी, जैसे कोविड-19 एक पेंडेमिक महामारी। पाल्पेबल का मतलब होता है जिसको कि हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, यानी कि सेंसिटिव टू दी, इसको हम लोग कह सकते हैं कि एक प्रकार का मतलब फील करने वाला, यानी कि फेल्ट या महसूस करने वाला, जिसको महसूस कर सकते हैं। तो राइट आंसर पाल्पेबल होगा। पाल्ट्री बड़ा अच्छा शब्द है। पाल्ट्री का मतलब होता है महत्वहीन होना, यानी छोटा होना, तुच्छ होना, अनइम्पॉर्टेंट होना, महत्वहीन होना, या इसको हम लोग छोटा होना भी कहते हैं कि यानी पाल्ट्री है यानी महत्वहीन है, कम है, छोटा है। और यह एक वर्ड है पैनक्रोमेटिक। पैनक्रोमेटिक का मतलब होता है कि खास करके कि इसको हम लोग यह कह सकते हैं कि सेंसिटिव होना, इसका मतलब होता है खास करके कलर के प्रति। जैसे स्पेक्ट्रम प्रिज्म में जो है सो कलर के प्रति जो होता है ना, इसको कह सकते हैं कि सेंसिटिव टू ऑल कलर्स, सारे कलर के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होना। तो इसका आंसर ये हो सकता था, ये हो सकता था, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग आपका दोस्तों पाल्पेबल है।
आगे बढ़ते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शंस, चुनाव का जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसको क्या कहते हैं? चुनाव का अध्ययन करना क्या कहलाता है ना? जैसे फूलों का अध्ययन करना, जीव विज्ञान का अध्ययन करना, बॉटनी, जूलॉजी वगैरह वगैरह जो है सो उस तरह से इसमें क्या कहते हैं? पैथोलॉजी का मतलब होता है कि जहाँ पर जो है सो जांच होता है विभिन्न प्रकार के पैथोजेंस मतलब रोग का वाहक जो भी है, जैसे कि मलेरिया है तो उसका क्या है ना, डेंगू है तो उसका क्या है, जो है किस कारण से होता है, तो उसको पैथोजेंस कहते हैं। उस तरह के पैथोजेंस को पैथोलॉजी कहते हैं, यानी जांच घर भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा वर्ड है सेफोलॉजी। इसका राइट आंसर सेफोलॉजी ही होगा। चुनाव के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? सेफोलॉजी। चुनाव का अध्ययन, स्टडी टू इलेक्शंस। पैलियंटोलॉजी बड़ा अच्छा शब्द है। पैलियंटोलॉजी का मतलब होता है कि जीवाश्म का अध्ययन करना, स्टडी फॉसिल्स। स्टडी फॉसिल्स, फॉसिल्स का अध्ययन करना यानी कि जीवाश्म का अध्ययन करना, है ना, जीवाश्मों का अध्ययन करना पैलियंटोलॉजी होता है। और फिलोलॉजी का मतलब होता है खास करके भाषा का अध्ययन करना, यानी भाषा का अध्ययन करना फिलोलॉजी, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, फिलोलॉजी। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इसका आंसर होगा सेफोलॉजी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमको चेक करना है कि कौन सा सही होगा। जो अंडरलाइन किया गया है यदि सही है तो नो इम्प्रूवमेंट होगा, यदि उसके जगह पर कुछ दूसरा लगा सकते हैं तो बिल्कुल लगाएंगे। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे शब्द हैं, है ना, जैसे कि एडिक्टेड टू, डिवोटेड टू। इसी तरह का एक वर्ड है इंजॉयज टू, इसलिए यहाँ पर लिख रहा है कि ही इंजॉयज टू गो ऑन टूर विथ हिज चिल्ड्रन, कि अपने बच्चे के साथ जो है सो वह टूर पर जाना इंजॉय करता है। तो यहाँ पर जो है सो याद रखेंगे, इन सारे शब्द के बाद जो है ना V4 का प्रयोग करते हैं। जैसे एडिक्टेड टू, यस, दोनों मिलकर एक शब्द हो जाता है। आपको लगता है कि 2 + V1 होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है ना, कि 2 को आप इधर लेकर इसके साथ लेकर चलते हैं, बल्कि 2 का रिलेशन यहाँ से इधर ही समाप्त हो जाता है, इंजॉयज टू, इसलिए V4 लगेगा। तो कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जिसे हम लोगों को याद रखना है, जैसे एडिक्टेड टू, डिवोटेड टू। उसी तरह का इंजॉयज टू है कि ही इंजॉयज टू गोइंग, कि वह गोइंग जाना इंजॉय करता है, इसलिए यहाँ पर 2 के बाद V4 जिरंड लगेगा। तो बिल्कुल कहीं पर आंसर है गोइंग ऑन टूर, बिल्कुल सही आंसर आपका, राइट आंसर सी। आगे बढ़ते हैं कि सीता वॉज कुकिंग इन द किचन, किचन में कुक कर रही थी, व्हेन हर हस्बैंड वॉज रिंगिंग अ बेल। देखिए कि जब उसके हस्बैंड जो है सो बेल रिंग करते हैं, घंटी बजाते हैं। तो आप लोगों को कंडीशनल सेंटेंस याद रख होगा। देयर आर 6 कंडीशनल सेंटेंस, 6 कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है कि कंडीशन के हिसाब से दोस्तों की सेंटेंस को जो है सो हम लोग बनाते हैं। जैसे कि कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें क्या करना है कि यदि वाज लगाते हैं, है ना, यहाँ तो 2 बार वाज का प्रयोग किया गया है, तो इसका सही जो है सो यानी वाज लगाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग एक साइड करते हैं, है ना। या तो वाज लगाइए या आप हैड लगाइए, दोनों संदर्भ में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। एक तरफ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, दूसरे साइड क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एक तरफ सिंपल पास्ट में बनाते हैं। तो याद रखेंगे जब सेंटेंस में 2 तरह का हो, जैसे इधर वॉज का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर हैड का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो आगे कंडीशनल सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पर वॉज नहीं लगाएंगे, यहाँ पर V2 लगाएंगे, तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका सी। आगे एक और कंडीशनल सेंटेंस दोस्तों इसमें दिया गया है, ये भी 18 नंबर क्वेश्चन में भी कंडीशनल सेंटेंस का प्रयोग किया गया है। यदि इफ़ के साथ, इफ़ कंडीशनल सेंटेंस है, इसके साथ यदि आप हैड बीन का प्रयोग करते हैं तो आगे जो है सो याद रखेंगे कि वुड हैव बीन का प्रयोग होता है, वुड हैव बीन का प्रयोग होता है। तो यही इसका स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, आगे वुड हैव बीन का प्रयोग करते हैं। कभी कभी क्या करता है कि इसको इंट्रोगेटिव में भी ले लेता है, हैड को पहले कर देता है और बीन को बाद में करता है, यानी हैड के साथ भी स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है तो भी आगे हम लोग वुड का प्रयोग ही करेंगे। तो दोनों संदर्भ में इसका प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि इफ़ द रूम हैड बीन ब्राइटर, कि रूम ब्राइटर होता, आई वुड हैव बीन एबल टू रीड फॉर ए वाइल बिफोर बेड टाइम, कि बिछावन पर जाने से पहले कुछ देर और मैं पढ़ लेता यदि रूम में रोशनी दोस्तों होती। तो यह कहना चाह रहा है इफ़ कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशन बता रहे हैं कि ऐसा होता तो होता। हैडबिन लगाया है, हैडबिन का आगे वुड हैव, याद रखेंगे वुड हैव का प्रयोग किया है, बिल्कुल सही है। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा डी, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। इसका आंसर सी भी दोस्तों, बी भी दोस्तों हो सकता है। देखिए इसका आंसर दोनों है, बी और डी दोनों। इफ़ द रूम
सॉरी बी नहीं, ये सी, हैड द रूम बीन ब्राइटर, यदि कि रूम ब्राइटर होता तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सी और डी दोनों। तो समझ में आ गया कंडीशनल सेंटेंस है। एक कंडीशनल सेंटेंस और ही बहुत ही फेमस है कि इफ़ के साथ यदि सिंपल प्रेजेंट लगाते हैं इधर तो आगे विल या शैल का प्रयोग करेंगे। जैसे इफ़ आई गो टू दिल्ली, यदि मैं दिल्ली जाता हूँ, आई विल सी द रेड फोर्ट, मैं लाल किला देखूंगा। तो इस तरह से भी सेंटेंस दोस्तों हम लोग बनाते हैं, जिसका चर्चा हम लोग टाइम एंड टेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में विस्तार पूर्वक करेंगे, जहां मैं एक सिंह का करा रहा हूं, तो उसे भी दोस्तों देखना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 19, ये देखिए क्या कह रहा है, नेवर सच इंसिडेंट्स हैव बीन टेकन प्लेस ऑन आवर कैंपस, कि हमारे कैंपस में जो है सो इस तरह की घटनाएं जो है सो कभी नहीं हुई है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन जो है ना, यह एडवर्ब का क्वेश्चन इसमें दिया गया है, बहुत ही ईजी है, इन्वर्सन का है, जिसको मैं बताऊंगा एडवर्ब वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर जो है सो आपको करना क्या है इसके साथ कि हैव जो है सो हैव का प्रयोग करेंगे और सच को बाद में कर देंगे, इस तरह का रियल इसका सही सीक्वेंस होगा कि नेवर हैव सच इंसिडेंस, कि ऐसा इंसिडेंस नहीं रहा है। तो इसका आंसर होगा नेवर हैव सच इंसिडेंस। सच के बाद प्लूरल का प्रयोग करते हैं तुरंत, चूँकि नाउन है, सच मतलब कुछ, जैसे सच एग्जाम्पल्स, सच के बाद हमेशा आप क्या करते हैं, प्लूरल का प्रयोग करते हैं। तो इस संदर्भ में आपका आंसर ए हो जाएगा, हैव सच इंसिडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 20, माई मदर टीच मी, देखिए माई मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसको बनाया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट लगाया है। तो यहाँ पर टीच की जगह टीचेज होना चाहिए था, राइट आंसर। टीचर्स नहीं है ऑप्शन में, तो क्या आंसर देंगे, तब ये आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, चूंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल पास्ट में, कि मेरी माँ मुझे सिखाई, यहाँ होगा सब्जेक्ट प्लस भी टू, टीच का टॉट, बिल्कुल सही है। थॉट वाला बात तो है नहीं, टॉक नहीं लगाएंगे, है ना, टॉक, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, क्या सिखाया है, टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, की एक अच्छा इंसान बनना मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक काफ़ी अच्छा लगा होगा। बार बार देखने का प्रयास करें दोस्तों, और ऑब्वियसली जो है दोस्तों मेरा जो है सेट चल रहा है उसको देखना ना भूलें, खास करके ए.के. सिंह का अ मिरर ऑफ कॉमन एरर, जिसे मैं बता रहा हूँ अ मिरर ऑफ कॉमन एरर, ए.के. सिंह का बहुत ही फेमस, इसमें चैप्टर वाइज जैसे नाउन है तो नाउन में मैं केस बता दिया हूँ। अब जो है सो नंबर में बताने जा रहा हूँ, कल नंबर का क्वेश्चन अपलोड करूँगा, उस क्वेश्चन को जो कैसे ना वहीं पर हम लोग ग्रामर को, नाउन को, नंबर को समझ लेंगे। तो आइए दोस्तों इसे हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। तो इसको बनाने के लिए मैं बता चुका हूँ, इसका ज़्यादा समय क्वेश्चन बनाने पर देंगे और एक बार तेज़ी से पढ़ेंगे और पढ़ने के क्रम में ध्यान रखेंगे कि कौन शब्द कहाँ लिखा गया है, ताकि उसको रिपीट हम जब वापस आएँ तो वहीं वो आसानी से मिल जाए। आइए दोस्तों, कह रहा है कि अगेंस्ट गेस्ट स्पीकर, कि एक गेस्ट स्पीकर किसको कहते हैं, कि जिनको जो है सो बुलाया जाता है भाषण देने के लिए, वॉज एड्रेसिंग द फैकल्टी, कि फैकल्टी को एड्रेस कर रहा था, एंड द स्टूडेंट्स को भी और फैकल्टी दोनों को जो है सो संबोधित कर रहा था कॉलेज ऑडिटोरियम में। अब ये छोटा सा कहानी है दोस्तों, है इसको तेज़ी से पढ़ते हैं और मैं फिर रिटर्निंग में आपको दिखा दूंगा कहाँ आंसर क्या लिखा हुआ है। आई हैड ज्वाइंड द फैकल्टी द ईयर्स बिफोर and was already drawing attention. I was 27, full of assumptions about myself। मैं यहाँ तक इसका मीनिंग दोस्तों बता देता हूँ, कहना क्या चाह रहा है, लेकिन बनाने का आपको बनाना उसी तरह से है दोस्तों, कि एक गेस्ट स्पीकर को एड्रेस करने के लिए बुलाया गया स्टूडेंट को और फैकल्टी को कॉलेज ऑडिटोरियम में। तो वही गेस्ट अपने बारे में बात कर रहा है कि मैंने जो है सो फैकल्टी को ज्वाइन किया था ईयर बिफोर, एंड वाज ऑलरेडी ड्राइंग अटेंशन, और जो है सो लोग की ओर मेरा अटेंशन ड्रॉ हो रहा था। मैं 27 साल का था, फुल ऑफ एजम्पन, यानी एजम्पन से भरा हुआ था, यानी महत्वाकांक्षाएं या जो फिर एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत ज़्यादा था अपने आप के प्रति, कि मैं बेस्ट कर, होता है ना कि 25 से पहले, इससे पहले बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लोगों को 100% रहता है कि यूपीएससी तक निकाल लेंगे, और होना भी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस दोस्तों अवश्य आ सकता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हम लोगों को लैकिंग करा देता है। तो उसी तरह का यहाँ कहा जा रहा है कि जम्सन फुल्स था इसके पास, कि जो मैं कर सकता हूँ वो जो है सो शायद कोई नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे गहराई में जाते हैं तो वास्तविकता से परिचित हो जाते हैं। क्विक विथ ए कमेंट ऑन एवरीथिंग, क्या कि किसी भी चीज़ पर तुरंत कमेंट करता था कि नहीं ये तो गलत हो रहा है, इस तरह का पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट, एंड एक्सपेक्ट करता था कि पीपल को पे अटेंशन, कि लोग जहाँ जाए वो उसको उस पर ध्यान दें, उसका रिस्पेक्ट ज़्यादा करें, इस तरह का एक्सपेक्टेशन ऐसा था। टू ऑल दैट आई हैड सेड, तो ये दोस्तों इसका है। अब आगे हम लोग तेज़ी से पढ़ते हैं कि इस व्यक्ति ने अपने बारे में क्या बताया, और वह जब वहाँ जब कन्वर्सेशन चल रहा है तो वहाँ क्या क्या होता है।
I listened to the talk for the first 5 minutes. By the seventh, I was looking around to check it. Others were listening. By the 10th, समय के हिसाब से बता रहा है कि आई हैड ग्लैंस एट माई वॉच 3 times एंड यॉन्ड वंस. यॉन्ड का मतलब होता है जम्हाई लेना. After 20 minutes, I was thoroughly bored and telling myself that it was difficult to sit through such an insipid talk, ubau talk. I wanted to share some of my expert comments with my neighbor, but he was completely sold out to the speaker and looked like it was the greatest day of his life. I was disgusted. I tried to catch a word or phrase from the talk, only to convince myself that this should be his last talk ever. थोड़ा सा और बचा हुआ है. The 1 hour talk took ages to end, and before the thanks were said, I jumped to my feet with a sigh of relief. Sigh का मतलब होता है गहरा सांस लेना. My neighbors smiled at me and said, the talk was wonderful, wasn't it? I reported, it almost killed me with काइंडनेस. बड़ा अच्छा से दोस्तों इसमें बताने का प्रयास किया है. तो इतना हम पढ़ लिए. जहाँ पर जो चीज़ लिखा होगा उसको एक बार, चूँकि बहुत ही स्मॉल पैसेज है इसलिए उतना प्रॉब्लम दोस्तों नहीं होना चाहिए बनाने के क्रम में. देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड. यहीं पर अब ज़्यादा समय यहाँ पर देंगे, थोड़ा समझेंगे ताकि गलती नहीं होगा दोस्तों. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द नरेटर फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन इन द फर्स्ट पैराग्राफ. कि फर्स्ट पैराग्राफ में जो डिस्क्रिप्शन, जो वर्णन दिया गया है, उससे आप लेखक के बारे में और नरेटर के बारे में जो कथन कहता है क्या समझते हैं. सबसे पहले तो ऊपर का जो लाइन मैं हिंदी करके बता चुका हूँ कि उसको अपने आप पर ओवर कॉन्फिडेंस था. वह जो है सोचता था कि जहाँ हम जाएँ हमको रिस्पेक्ट मिले. सेल्फ उसको काफ़ी सेल्फ क्या एम्बिशस था, वो सेल्फ एम्बिशस था. तो आइए इसी में बेस्ट आंसर देखते हैं. टीम में किसी एक को चूज़ कर लेंगे. ही वॉज जीनियस. वह जीनियस था, हो सकता है जीनियस होगा. ही वॉज नॉलेजेबल, ऑब्वियसली नॉलेजेबल होगा. ही वॉज सेल्फ कंसर्टेड, यही. ही वॉज करिस्मेटिक, करिस्मेटिक था यानी काफ़ी उसमें आकर्षक था. तो देखिए सी नंबर में जो दोस्तों आंसर दे रहा है इसमें यह कहने का प्रयास कर रहा है कि वह जो है क्या था कि यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था. यानी कि ही वाज सेल्फ कंसर्टेड, यानी ओवर कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था. इसीलिए जो है सो किसी किसी का जो है सो वो खामियां निकालता था. इसका आंसर सी. यदि आप अपने आप देखना चाहते हैं तो इसको दोस्तों यहाँ देख सकते हैं. देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में इस लाइन में ही कहा गया है, पूरा यहाँ पर कहा गया है कि ड्रेसिंग फैकल्टी इतना फुल ऑफ एजम्पशंस था वो अबाउट माई सेल्फ. बस यही लाइन. क्विक विथ कमेंट, किसी पर कमेंट करता था एंड एक्सपेक्ट करता था कि लोग उसकी ओर जो है सो उसका रिस्पेक्ट करें, उसकी ओर ध्यान दें. तो यही दोस्तों इसका आंसर इसी में लिखा गया है. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाउ डिड द नरेटर रिस्पॉन्स टू द स्पीच. कि जो स्पीच को वो सुन रहा था उसके प्रति उसका रिस्पॉन्स दोस्तों कैसा रहा. देखिए इसको पैराग्राफ जो है सो किस तरह से इसको पैराग्राफ में जो है सो बताया गया है और आसानी से जो है सो उसको हम लोग आंसर ढूंढ लेंगे. देखिए कैसे वो रिस्पॉन्स करता है. कह रहा है कि आई लिसन्स टू द टॉक फॉर द फर्स्ट 5 मिनट. पहला 5 मिनट तक वो भाषण सुनता है, सुनने के लिए जो बैठा है नरेटर. लेकिन तब तक उधर बोर्ड पर कोई दूसरा आदमी भाषण दे रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है कि बाय दी 7वां मिनट लुकिंग अराउंड द चेक टू अदर्स वेयर. 7वां मिनट वो क्या करता है, लेखक अगल बगल देखता है कि और कौन कौन जो है सो इसको सुन रहा है मेरे अलावा. 10वां मिनट क्या करता है, आई हैड ग्लेंस एट माई वॉच. 10वां मिनट में वो क्या करता है, अपने घड़ी को 3 बार जो है सो उतना बार में देख लेता है कि कितना टाइम, कब तक इसका उबाऊ भाषण चलेगा. यानी उब रहा है या सिंपल वे में कह रहा है. एंड यॉन्ड वंस, एक बार जो है सो जम्हाई लेता है. यॉन्ड करता है यानी जम्हाई लेता है, यानी यह उब रहा है. आफ्टर 20 मिनट्स आई वॉज थ्रोली बोर हो गया 20 मिनट के बाद. एंड टेलिंग माई सेल्फ, उसके बाद अपने आप को कहता है कि यह बहुत डिफिकल्ट है. इसी में यही आंसर है दोस्तों. तो आइए देखिए खुद ब खुद आंसर सामने निकल कर आएगा. ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है. कैसे रिस्पॉन्स लिया तो नरेटर जो है वह ग्लूड हो जाता है, चिपक जाता है. नहीं, वैसा आकर्षक भाषण तो था नहीं कि वो चिपकेगा. ही वॉज बोर, वह बोर हो जाता है. तो बिल्कुल सही बात है, बोर हो जाता है. ही डिड नॉट माइंड इट, माइंड नहीं करता, ये भी नहीं होगा. अब वह इनग्रॉस, इसमें लिप्त हो जाता है, खो जाता है.
बिल्कुल भी नहीं, कोई प्रवचन नहीं चल रहा था जो वो लिप्त हो जाता, इसलिए वहाँ पर कह सकते हैं कि ही वॉज बोरिंग हो रहा था। बिल्कुल ईजी आंसर। 23 नंबर में, द नरेटर वॉज डिसगस्टेड बिकॉज, जो लेखक है वह डिसगस्टेड क्यों हो गया, यानी क्यों परेशान हो गया, क्यों उसको यह भाषण जो है सो अच्छा नहीं लग रहा, उब क्यों गया, बिकॉज क्योंकि। आइए दोस्तों, इसका भी आंसर जो है सो उसी जगह लिखा हुआ है, थोड़ा सा नीचे उसको हम लोग आएंगे और आंसर जो है सो इजी वे में फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बट ही वॉज कम्प्लीटली सोल्ड आउट। सोल्ड आउट का मतलब होता है, सॉरी, यहीं यहीं जहाँ से पढ़े हैं, आई वॉन्टेड टू शेयर सम माई एक्सपर्ट कमेंट्स विथ माई नेबर्स, कि यानी जब वह उब गया उस तरह का भाष चीज़ से, स्टिपिड वॉच चीज़ से, तो वो अपने जो है सो एक फ्रेंड की ओर जो है सो पूछता है कि देखते हैं कि बगल वाला का क्या रिस्पॉन्स है। बट ही वॉज कम्प्लीटली सोल्ड, लेकिन बगल में जो व्यक्ति बैठा था वह उसके भाषण में लिप्त हो गया, उसको अजीब लग रहा था कि इसको अच्छा लग रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। बट ही वॉज कम्प्लीटली सोल्ड आउट। सोल्ड आउट का मतलब बिक जाना या खो जाना। टू द स्पीकर, जो भाषण दे रहा था उसके बातों में वह खो गया था। एंड लॉक्ड लाइक इट वॉज ग्रेटेस्ट डे ऑफ हिज लाइफ, और उसको लग रहा था, यानी बगल वाला जो भाषण सुन रहा था उसको लग रहा था कि यह उसके जीवन का जो है सो सबसे बेहतरीन दिन है। ऐसा लग रहा था कि आई वॉज डिस्गस्टेड, बस यही उसको डिस्गस्टेड लगा, कि अजीब लग रहा था कि हमको ये हम उब रहे हैं और वो खोए जा रहा है, यानी उसको बहुत अच्छा लग रहा है। तो यही दोस्तों इसका आंसर है। तो ईजी वे में आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि उसका जो पड़ोसी है, बगल वाला जो सीट पर बैठा हुआ था, जो बगल वाले सीट पर जो बैठा हुआ था उसके बारे में बात कर रहा है कि वो क्या किया। हिज नेबर्स वॉज इनग्रोस्ड इन ए इंसिपिड टॉक, कि उबाऊ टॉक में भी वह जो है सो एकदम इनग्रोस्ड था, यानी लिप्त था, एकदम खो गया था। इसको कह सकते हैं खो जाना, इनग्रोस्ड हो जाना। तो बिल्कुल यही आंसर है। ही द टॉक वॉज बोरिंग, बोरिंग तो था, लेखक के लिए था, लेकिन बगल वाले के लिए नहीं था। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड इज, बगल वाला समझ नहीं रहा था। ये भी बात नहीं है, समझता नहीं तो खोता कैसे। ही वॉज इम्पेशेंट, वह इम्पेशेंट था, यानी कि हड़बड़ी में था, यानी उसके पास धैर्य नहीं थी, ये भी नहीं। सही आंसर होगा कि उसका बगल वाला क्या था, काफ़ी खो गया था, भाषण में लीन हो गया था। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर में, व्हेन द स्पीच एंड एट द नरेटर वाज, जब स्पीच खत्म हुआ तो लेखक को क्या हुआ। ये तो खुद भी बना सकते हैं, तब उसको शांति मिली होगी, यानी कि रिलीफ मिला होगा। लिखा भी गया है, जिसे मैं दिखा देता हूँ कि लेखक क्या हुआ, खुश नहीं हुआ, बल्कि तब उसको राहत मिला कि चलो जान छूटी, है ना। एग्जॉस्टेड मतलब थक जाना, एनर्जी खाली हो जाना। डिसगस्टेड मतलब अरुचिकर, तब उसको राहत मिला। ऐसा दोस्तों इसमें लिखा गया है, मैं दिखा देता हूं। देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि दी 1 आवर टॉक एजेज, कि 1 घंटे का जो उसका भाषण था, 1 आवर टॉक था। टुक एजेज, ऐसा लग रहा था कि सदियों बीत गया है। एजेज टू एंड, कि सदियों से चल रहा है। एंड बिफोर द थैंक्स वेयर सेड, कि जब तक वो लास्ट में थैंक करता है कि ठीक है, वह धन्यवाद का अंतिम समापन होता। आई जम्प टू माई फीट, मैं अपने पैर पर जंप करता है। विथ एक साई ऑफ रिलीफ, उसको एक राहत मिलता है कि चलो जान छूटी। विथ अ साई ऑफ रिलीफ, यानी कि उसको क्या मिलता है, राहत मिलता है। तो बिल्कुल सही आंसर दोस्तों। और लास्ट क्वेश्चन, आपका लास्ट क्वेश्चन, तो 24 का तो समझ में आ गया कि क्या आंसर होगा, उसको रिलीफ मिला। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर लिसन्स टू द स्पीच विदाउट जजमेंट, कि हाउ लॉन्ग, कि कितना लंबा जो है सो नरेटर जो है सो भाषण सुनता है बिना किसी तरह का कमेंट दिए हुए। यानी कह रहा है कि पहला 5 मिनट तो वो आराम से सुनता है, उसके बाद इधर उधर देखता है कि कौन रिस्पांस दे रहा है, क्या नहीं किया। धीरे धीरे उसके बाद घड़ी देखता है, उसके बाद जो है वो परेशान होने लगता है। बगल वाले को देखता है कि वो भाषण सुनकर मंत्र मुग्ध हो रहा है, तो वही कह रहा है कि कब, तो पहला 5 मिनट वो आराम से सुनता है। ये इसका आंसर होगा सी, 5 मिनट्स। तो बिल्कुल सही आंसर है 5 मिनट्स। देखिए दिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है कि A guest speaker was addressing the faculty and the student collegium auditorium. I had joined the faculty year before. I was already withdrawing attention, full of assumption about myself. Quick comments on the, यहाँ पर पहला लिखा है I listened to the talk for the first 5 minutes.
पहला 5 मिनट सुना, 7वां मिनट से वह जजमेंट करना शुरू कर देता है, इधर उधर देखने लगता है, चेक करने लगता है। तो यही इसका आंसर, राइट आंसर होगा कि पहला 5 मिनट वो बिना जजमेंट का सुनता है। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो बस दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड को शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई सीरीज़ के साथ, फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें मेरे चैनल में। धन्यवाद।